नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। खगोलविदों ने पहली बार धरती से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल की तस्वीर साझा की। प्रोफेसर के विजय राघवन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में साइंटिफिक सोसाइटी टॉक सीरीज 2019 के अंतर्गत जीवन विज्ञान विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वैज्ञानिकों ने कुंभ और हज जैसे आयोजनों में विशाल भीड़ के प्रबंधन के लिए अनोखा मॉडल विकसित किया। कोची में कंजर्व वाटर प्रोटेक्ट लाइफ नामक पैनल चर्चा का आयोजन। भारत में जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास। एक वैश्विक समन्वित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर खींचने की बात को साझा किया है। ये ब्लैक होल मेसियर 87 नामक मंदाकिनी के केंद्र में स्थित है। यहाँ देखे गए ब्लैक होल की छाया ब्लैक होल की निकटतम छवि है। ब्लैक होल इतना सघन और इतने अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला पिंड बन जाता है कि वहां से प्रकाश की किरण भी बाहर नहीं निकल सकती है। ये ब्लैक होल पृथ्वी से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तथा इसका द्रव्यमान सूर्य से 650 करोड़ गुना अधिक है। पेश है इस महत्वपूर्ण खोज पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। वैज्ञानिक तथा विचारक लंबे समय से अंतरिक्ष के सबसे बड़े रहस्य पर शोध कर रहे थे। इस रहस्य का नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल इतना सघन और इतने अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला पिंड बन जाता है कि वहां से प्रकाश की किरण भी बाहर नहीं निकल सकती। देखने वालों के लिए यह सिर्फ एक पूर्ण अंधेरी जगह की तरह है। ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी करीब 1 सदी पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन ने जब अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की व्याख्या की तो दुनिया अचंभित रह गई। इस सिद्धांत ने न सिर्फ अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण तथा पदार्थ के बीच के संबंध की व्याख्या की थी, बल्कि सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल की संभावनाओं को भी बल दिया था। और अब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींचने में सफलता पाई है। इससे आइंस्टीन के मूल सिद्धांत को बल मिलता है तथा ये उस सिद्धांत की वास्तविकता का सबूत है। इस महत्वपूर्ण खोज के बारे में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स पत्रिका के विशेष अंक में प्रकाशित 6 शोध पत्रों में घोषणा की गई है। ये परिणाम विज्ञान के बहुआयामी क्षेत्रों पर आधारित थे, जिनमें कंप्यूटर विज्ञान, गणित के सूत्र तथा खगोल विज्ञान शामिल है। The central giant black holes and galaxies are not just sitting there doing their thing, producing twin jets of plasma and so forth. There is also a lot of evidence that they actually affect the star formation in their environment. And so they might play a key role in how galaxies themselves evolve. इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से निर्मित टेलीस्कोप है। EHT के निर्माण में 13 साझेदारों का योगदान है, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, द ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी, लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप तथा जापान की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल देखने योग्य विशालतम इवेंट होराइजन के द्वारा 2 ब्लैक होल्स के विकिरण क्षेत्रों का आकार मापने के लिए किया गया। SGRA मिल्की वे के केंद्र में तथा M87 वर्गो ए निहारिका के केंद्र में। EHT परियोजनाओं में ब्लैक होल के बारे में सैद्धांतिक तथा संबंधित अध्ययन शामिल है। इसकी नवीनतम तस्वीर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शक है। So Messier 87 is a very heavy galaxy. It's a much bigger galaxy than the Milky Way, in which many stars swarm. So it has this sort of elliptical shape when we look at it in the sky. And the black hole in the center of Messier 87 is much heavier than even the one in our Milky Way. So even if it is further
than the center of our Milky Way. The black hole is much bigger. It is 1 billion times the mass of our sun, whereas the Milky Way central black hole is 4 into 1 million times the mass of our sun. And so this is another black hole that could possibly be seen in shadow by the sharpness of the images that the Event Horizon Telescope can make. ब्लैक होल की पहली तस्वीर M87 मंदाकिनी के केंद्र में एक चमकदार घेरे के रूप में है। प्रकाश का ये घेरा एक ब्लैक होल के भारी गुरुत्वाकर्षण बल की ओर झुक जाता है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 65 अरब गुना है। इस तस्वीर की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, जो ब्लैक होल के अस्तित्व का सबसे अहम सबूत है तथा ब्लैक होल उनके क्षितिज और गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन के लिए नया मार्ग प्रशस्त करता है। इवेंट होराइजन से वापस नहीं लौटा जा सकता है। यहां से होकर प्रकाश या किसी भी प्रकार का विकिरण नहीं गुजर सकता। हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिसकी अब तक पूरी तरह व्याख्या नहीं की जा सकी है। गुरुत्व बल के केंद्र तथा ब्रह्मांड के चरम क्षेत्रों के अध्ययन के लिए ब्लैक होल आवश्यक है। विशाल ब्रह्मांड की समझ हमारे विशिष्ट ग्रह यानी धरती तथा इसमें जीवन की समझ विकसित करने में भी मददगार है। ये तस्वीर उस कड़ी की शुरुआत भर है। इस उपलब्धि पर चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि अब तक केवल खगोल भौतिक विज्ञान ही अंतरिक्ष के रहस्यों से हमें अवगत करा सकता है, लेकिन ब्लैक होल की पहली तस्वीर में विज्ञान की विविध शाखाओं, खासतौर पर कंप्यूटर विज्ञान का अहम योगदान रहा है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में साइंटिफिक सोसाइटी टॉक सीरीज 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने जीवन विज्ञान के महत्व तथा इस विविधतापूर्ण क्षेत्र में शोध की संभावनाओं पर विशेष व्याख्यान दिया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के कारण देश विदेश में जीव विज्ञान ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जो सजीवों तथा जीवन प्रक्रिया के अध्ययन पर केंद्रित है। विज्ञान की ये शाखा हमारी कई समस्याओं के समाधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की समझ विकसित करती है, जिनके द्वारा रोगों की पहचान कर सटीक इलाज उपलब्ध कराया जाता है। जीव विज्ञान एक बहुविषयक विज्ञान है जिसमें वनस्पति, जानवर, सूक्ष्मजीवी, प्राणी विज्ञान, शरीर रचना तथा सजीवों से जुड़े विज्ञान की अन्य शाखाएं शामिल हैं। इसी सिलसिले में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन का द लाइफ साइंसेस हाउ मेडिकल डॉक्टर कैन ग्रास्प द फ्यूचर ऑफ रिसर्च विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया। व्याख्यान का उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान के छात्रों में जैव चिकित्सीय अनुसंधान को प्रोत्साहन देना था। ये व्याख्यान संस्थान के स्नातक छात्रों द्वारा आरंभ किए गए एम्स साइंटिफिक सोसाइटी टॉक सीरीज 2019 कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक दुनिया की उपलब्धियों से परिचित होना है। What I'll talk to you today is a relatively narrow part, not substantially related to that, but what I think as medical students, the opportunities you may have in today's world to do research in the life sciences. Let's go on to see what the life sciences has to offer. And decades, indeed centuries of research in the life sciences has led to an extraordinary understanding of what we can call nature's engineering. डॉक्टर राघवन ने जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, कोशिकीय तथा अनुवांशिकी की बेहतर समझ विकसित करने के लिए जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के अवसरों के बारे में विस्तार से बताया। विज्ञान के क्षेत्र में शोध कई प्रकार से मददगार साबित हुए हैं, जैसे रोगों की पहचान के लिए अनुवांशिक कोड का उपयोग, संक्रमण के उपचार के लिए संभावित इलाज तथा दवाएं तैयार करना। डॉक्टर राघवन ने स्नातक स्तर पर गहन अनुसंधान के लिए जैव वैज्ञानिक आंकड़ों के अध्ययन की आवश्यकता पर भी बल दिया। जैव वैज्ञानिक आंकड़ों का अध्ययन आंकड़ा विज्ञान तथा जैविक अनुसंधान का समन्वय है। इस नए क्षेत्र में अभिकलनात्मक विधियों का उपयोग अनुवांशिकी तथा तंत्रिका प्रणाली में नुकसान जैसे क्षेत्रों की समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में मानव शरीर के जीव विज्ञान की समझ स्नातक स्तर से ही आरंभ हो जाती है, जो धीरे धीरे मुख्य धारा के अनुसंधान में दिलचस्पी विकसित करती है।
आज की तारीख में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए जीवन विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निश्चित रूप से डॉक्टर विजय राघवन का महत्वपूर्ण व्याख्यान चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको ले चलेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जहां शोधकर्ताओं ने भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए अनोखा गणितीय सूत्र विकसित किया है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट, ये वो मशीन है जो ईवीएम से कनेक्टेड रहती है। ये बताती है कि मतदाता ने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को गया है या नहीं। यानी इस मशीन के जरिए मतदाता दोहरी जांच कर सकता है। दरअसल आपके वोट डालते ही वीवीपैट मशीन की डिस्प्ले में एक पर्ची लगभग 7 सेकंड तक दिखती है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए वोट का विवरण लिखा होता है। बाद में ये पर्ची एक बॉक्स में गिर जाती है, जिसे मतदाता घर नहीं ले जा सकते। किसी विवाद की स्थिति में इन पर्चियों के जरिए वोटों की जांच दोबारा की जा सकती है। सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के चुनाव में हुआ था और इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरे देश के मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में कुंभ मेला तथा अरब में हज के दौरान जुटने वाली भीड़ को धरती पर इंसानों का विशालतम जमावड़ा माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक दोनों अवसरों पर एक ही समय में सीमित जगह पर 10 लाख से अधिक लोग एकत्र होते हैं। विशाल भीड़ का प्रबंधन करना प्रशासन के लिए काफी कठिनाई भरा होता है तथा इसके लिए भारी संख्या में मानव संसाधन तथा संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। इन परिस्थितियों में जरा सी भी गलती या दुर्घटना से भगदड़ मच सकती है, जिसमें कई लोगों की जान तक चली जाती है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने विशाल भीड़ के प्रबंधन के लिए एक अत्याधुनिक गणितीय मॉडल विकसित किया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। खेल, संगीत, आयोजन, थिएटर, सिनेमा, त्योहार तथा धार्मिक जमावड़ों जैसे भारत में कुंभ तथा अरब में हज के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा होती है। कुंभ मेला तथा हज दुनिया में इंसानों के विशालतम जमावड़े के रूप में प्रसिद्ध है। एक आकलन के मुताबिक हज के जमावड़े में हर साल 10 लाख से अधिक लोग एकत्र होते हैं। ऐसे आयोजनों में लोगों की सुरक्षा आम मौकों से अधिक जोखिम भरी होती है। भीड़ के व्यवहार को देखते हुए घायल होने की आशंका अधिक होती है। दोनों धार्मिक जमावड़ों में भगदड़ मचने की दुखद घटनाएं हुई हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है तथा उससे भी अधिक लोग घायल हुए हैं। दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा भीड़ के प्रभावशाली तथा सुरक्षित प्रबंधन के लिए सीसीटीवी तथा संचार के अन्य साधनों का नियमित उपयोग किया जाता है, लेकिन अब तक पूरी तरह कारगर उपाय उपलब्ध नहीं था। भारी संख्या में भीड़ के प्रबंधन तथा भगदड़ की रोकथाम के लिए कई शोधकर्ता नई विधियां तथा प्रणालियां विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी सिलसिले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स के प्रोफेसर महेश पंचांगनुला तथा रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुमेश पी थम्पी और उनके छात्र अजंक्य कुलकर्णी ने भारी भीड़ के प्रबंधन की एक नई विधि विकसित की है, जो भगदड़ पर काबू पाने तथा स्थिति को सामान्य बनाने में मददगार साबित होगी। Kumbh Mela specifically, or the Hajj as you see here, are examples of large crowds coming together, and you want to, from a fluid dynamics perspective, prevent spots of turbulence. You want this flow to be kind of laminar. You can see it, in this video that has been sped up a factor of 10 just to kind of give you clarity of the fluid, of the dynamics of this problem. Now, what we want to do is see if there are by design certain spots in this arena where you are likely to get into turbulent flow kind of spots. We want to avoid those.
गति और भौतिक विज्ञान के विभिन्न नियमों को समझकर शोधकर्ताओं ने एक गणितीय विधि निकाली है। इसके लिए उन्होंने मशहूर विक्सिक मॉडल के आधार पर गतिशीलता के प्रकार विकसित किए। इसकी मदद से भीड़ की गतिशीलता तथा रुझान के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भगदड़ जैसी स्थितियों के बारे में भी पहले से ही अनुमान लगाया जा सकेगा। विक्सिक मॉडल पदार्थों की औसत दिशा में गतिशीलता पर आधारित है, लेकिन कभी कभी पदार्थों की गतिशीलता आसपास के वातावरण के अनुरूप नहीं होती। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये गलत होता है तथा दुखद घटनाओं का कारण बनता है। विक्सिक मॉडल से आयोजकों को ध्वनि के ऐसे संभावित जगहों की पहचान करने में मदद मिलेगी ताकि उनकी रोकथाम की व्यवस्था की जा सके। मशहूर विक्सिक मॉडल किसी स्थान को नियंत्रित करने वाली पुलिस या कर्मचारियों को कम से कम भय के वातावरण में भीड़ का व्यवहार नियंत्रित करना सिखलाता है। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि भारी भीड़ की सुरक्षा में ये जानकारी मददगार साबित होगी। You can come up with designs where such disasters don't happen. So it's important that whether it's Hajj, Kumbh or whatever crowd you're looking at, you can look at the designs that would, help in stopping these disasters. डॉक्टर महेश पंचांगनुला तथा उनकी टीम की खोज से इवेंट मैनेजमेंट के आयोजकों को मदद मिलेगी और भीड़ को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित कर भय और भगदड़ जैसी दुखद घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा। जल के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के लिए पानी को अमृत मानने के बावजूद इसका जमकर दोहन किया जाता है तथा इसे संक्रमित व प्रदूषित किया जाता है। पानी का संरक्षण करना तथा अगली पीढ़ी के लिए इसकी उपलब्धता तथा गुणवत्ता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। वनस्पतियों तथा अन्य प्राणियों की जिंदगी भी जल पर निर्भर है। इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए केरल के स्वदेशी साइंस मूवमेंट ने विज्ञान प्रसार के साथ मिलकर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। केरल के कोच्चि में आयोजित पैनल चर्चा का विषय था कंजर्व वाटर प्रोटेक्ट लाइफ। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। धरती की सतह का लगभग 71% भाग पानी से भरा है, लेकिन अधिकांश पानी खारा है। दुर्भाग्यवश शुद्ध पानी का स्रोत बेहद सीमित है। पानी को शुद्ध करने के लिए उसका विलवणीकरण किया जाता है, जिससे खारे पानी का खारापन तथा अन्य अशुद्धियां दूर होती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया काफी महंगी है। इसके अलावा दुनिया भर में भारी सूखे के कारण पानी का सीमित साधन सबसे मूल्यवान संसाधनों में एक है। पानी को साफ और शुद्ध रखने तथा पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली स्थित विज्ञान प्रसार ने स्वदेशी साइंस मूवमेंट के साथ मिलकर कोच्चि में 4 अप्रैल को एक पैनल चर्चा का आयोजन किया, जिसका विषय था कंजर्व वाटर प्रोटेक्ट लाइफ। चर्चा में केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कोच्चि के उपकुलपति डॉक्टर ए रामचंद्रन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोच्चि के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज पी सैमुअल, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्राध्यापक डॉक्टर वी शिवानंदन आचार्य के अलावा नई दिल्ली स्थित विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक सचिन नरवाड़िया ने भाग लिया। The program has the objective that public should be aware about the water conservation. As the water conservation is our need of today, to give the fresh water availability for our future generation. The program completed in Ernakulam with science quiz show focused on the theme water conservation. जल संरक्षण की प्रक्रिया में स्वच्छ जल के प्राकृतिक स्रोत के दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए सभी नीतियां, रणनीतियां तथा गतिविधियां शामिल हैं, ताकि हाइड्रोस्फीयर का संरक्षण हो तथा वर्तमान समय और भविष्य में इंसानों की आवश्यकताएं पूरी हों। पैनल चर्चा के दौरान जल संरक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा की गई। बारिश के जल का संग्रह, तालाबों की खुदाई, झील, नहर, जल स्रोतों का विस्तार, बारिश के जल को एकत्र करने के लिए गड्ढों का निर्माण तथा घरों में पानी को छानने की व्यवस्था जल संरक्षण के महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं। जल संरक्षण का एक और उपाय है भूजल को संरक्षित रखना।
संक्रमित भूजल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध होने में सालों लग जाते हैं, लिहाजा जल संरक्षण के लिए भूजल का दीर्घकालीन इस्तेमाल आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए एक सामान्य रणनीति आम लोगों को जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देना तथा जागरूक करना है। जल विद्युत उत्पादन के लिए बांधों से निकले पानी के प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल के लिए उपयुक्त जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। चर्चा के दौरान पहाड़ियों में वन रोपण तथा वैज्ञानिक तरीके से ढलान विकसित करने पर भी जोर दिया गया। जल की कमी दूर करना मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया की 40% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां पानी की मांग आपूर्ति से अधिक है। मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन के साथ जलवायु परिवर्तन तथा जनसंख्या में वृद्धि जैसी गंभीर समस्याओं को देखते हुए जल संरक्षण के लिए पानी के दोबारा इस्तेमाल करने की विधियां विकसित करना आवश्यक है। इन विषयों से शहरों तथा गांवों के लिए भविष्य में जल स्रोतों के प्रभावशाली उपयोग की योजना बनाना आसान होगा। जल बचाने की विधियों से आने वाली पीढ़ियों को अधिक मात्रा में शुद्ध पानी उपलब्ध हो पाएगा और सभी के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। अमिट स्याही या इंडेलिबल इंक, यही वो स्याही है जो वोट डालने के बाद आपकी उंगली पर लगाई जाती है। 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में यह स्याही लगाने का रिवाज नहीं था, लेकिन फर्जी मतदान की खबरों के चलते चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया से एक स्याही बनाने को कहा। 1962 के तीसरे आम चुनाव में पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल किया गया। अगर आपकी उंगली पर यह स्याही लगी हो तो इसका मतलब यह है कि आपने मतदान कर दिया है और अब आप दोबारा मतदान नहीं कर सकते। अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट घुला होता है जो इसे पक्का बनाता है। इसको बनाने का फॉर्मूला गुप्त है। अमिट स्याही लगते ही सूख जाती है और कम से कम 15 दिनों तक नहीं मिटती। इस स्याही को भारत कई देशों में सप्लाई करता है। यह स्याही बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली में लगाई जाती है। अगर बायां हाथ ना हो तो दाएं हाथ में, और अगर किसी मतदाता के दोनों हाथ नहीं हो तो पैर के अंगूठे में इसको लगाया जाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने हाल में साल 2019 में मानसून की बारिश के लिए दीर्घकालीन अनुमान का ऐलान किया है। विभाग के मुताबिक इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून की बारिश लगभग सामान्य होगी। बारिश का दीर्घकालीन औसत 96% तक रहने की उम्मीद है। मानसून की बारिश का अगला अनुमान जून 2019 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। भारत सरकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के सलाहकार डॉक्टर PK सिसोदिया ने ह्यूमन कॉस्ट ऑफ सिलिकोसिस एंड मिटिगेटिंग सफरिंग्स लेसन्स फ्रॉम राजस्थान मॉडल विषय पर सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए व्याख्यान दिया। ये व्याख्यान इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की मुंबई शाखा के 67वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिया गया। सिलिकोसिस फेफड़ों की बीमारी है जो खनन, पत्थर तोड़ने तथा क्रशिंग उद्योग में बालू के महीन कणों के फेफड़ों में जाने से होती है। राजस्थान में जनवरी 2015 से दिसंबर 2018 के बीच सिलिकोसिस के 14,792 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिवेशन में सिलिकोसिस की पहचान, रोकथाम और उस पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपायों पर भी विचार किया गया। अखिल भारतीय रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन परिषद ने 16 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में दूसरे इंडिया स्टेम समिट एंड अवार्ड्स 2019 का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक V रामगोपाल राव तथा विज्ञान प्रसार के निदेशक नकुल पाराशर ने किया। सम्मेलन का विषय था रोबोटिक्स एजुकेशन इन इंडिया एंड इट्स सिंक्रोनाइजेशन विद इंडस्ट्री।
सम्मेलन का उद्देश्य स्कूलों में रोबोटिक्स की पढ़ाई बेहतर बनाना तथा उच्च संस्थानों में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान तथा पेशेवर अवसर उत्पन्न करना था। सम्मेलन में रोबोटिक्स शिक्षा परिदृश्य, उद्योगों में स्वचालन लागू करने से जुड़ी नीतियां, अनुसंधान, निर्माण तथा अन्य विषयों से जुड़ी कई प्रस्तुतियां तथा पैनल चर्चा आयोजित किए गए। पैनल चर्चा में स्टेम स्पेस डिजाइन तथा उसके उपयोग, डिजिटल कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अकादमिक सहयोग के लिए स्टेम के संस्थानों को शामिल करने के मॉडल पर भविष्य की योजनाओं पर विचार किया गया। इस दौरान कई लोगों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें विज्ञान प्रसार की डॉक्टर इरफाना बेगम को आउटरीच ऑफ स्टेम टू ट्राइबल एंड रूरल पीपल पुरस्कार प्रदान किया गया। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को याद कर रहे हैं, जिसे रूस के वोल्गोग्रेड लॉन्च स्टेशन से C1 इंटरकॉस्मोस अंतरिक्ष यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किया था। उस समय इस योजना की अगुवाई प्रसिद्ध वैज्ञानिक UR राव ने की थी। उपग्रह का नामकरण प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानी तथा गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया। इसका डिजाइन एक्सरे खगोल विज्ञान, वैमानिकी या ऊपरी वातावरण का अध्ययन तथा सौर भौतिकी से जुड़े प्रयोगों के लिए किया गया था। इस उपग्रह का वजन 360 किलोग्राम था तथा इसे 26 किनारों वाले पॉलीगन आकार में निर्मित किया गया था। प्रक्षेपण के 17 वर्ष बाद 11 फरवरी 1992 को आर्यभट्ट ने धरती के वातावरण में प्रवेश किया। इसरो के इस महत्वपूर्ण कदम से भारत लीग ऑफ स्पेस नेशंस में शामिल हो गया। ये इसरो की ही देन है कि आज भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणीय देश बन गया है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।